हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आपके पास 18 नंबर की केस स्टडी दी जाए और आपके पास कुछ समय दे दिया जाए और जब आपके पास जब ये समय मिलता है और आप उसको परफॉर्म ना कर पाए, मन में गिल्ट होता है कि यार मेरे पास समय था और 18 नंबर को मैं अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पाया अपनी कहीं ना कहीं ग्रोथ में। तो आपको गिल्ट फील होगा। बहुत सारा ज्ञान भी आपको पता था, यूनिट में कमांड भी बहुत थी, मगर आप चीजें परफॉर्म नहीं कर पाए। कारण है एक ही, क्योंकि हमसे केस स्टडी सॉल्व करना नहीं आता, और आता है तो बस जैसे तैसे करके हम डील करके इसको खत्म कर देते हैं। आज मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिसके दम पर आप बहुत अच्छे से केस स्टडी को सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। मैंने जनरली बहुत सारी कॉपी देखी और केस स्टडी में जैसे तैसे लोग डील करके बस उस चीज को खत्म करते हैं। याद रखिए, ये अपॉर्चुनिटी है जिसके दम पर आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को डील कर सकते हैं और ज्यादा मार्क्स गेन भी कर सकते हैं। और याद रखिए, केस स्टडी ना केवल आपके एग्जाम में काम आएगी, बल्कि आपकी लाइफ स्टाइल में भी काम आएगी, क्योंकि जिस दिन आप अधिकारी बने तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप अपने आप चीजों को बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे, बल्कि आप सबसे चहेते भी बन पाएंगे। तो बड़े खुशी मन के साथ, बहुत एनर्जी के साथ आज लंबी गहरी सांस लीजिए और ये बात रखिए कॉपी पेन के साथ कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम देखिए। ये बिल्कुल मन में मत रखिएगा कि नहीं ये मैं हिंदी मीडियम में देख रहा हूं तो क्या मेरे समझ में आएगा। नहीं, ये बाइलिंगुअल है, दोनों मीडियम के लिए डेटा है। ये मैं दावे के साथ बोलता हूं कि ये क्लास आज आपने अगर की तो आप बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले देख लेते हैं प्रकरण अध्ययन यानी केस स्टडी क्या कहना चाहती है और क्या मांग करती है। तो केस स्टडी सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब जब सभी वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब पे तो बहुत लंबी लंबी बातें घुमाते हैं, लास्ट में काम की चीज बताते हैं। मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग की कि नहीं, पहले चीजों को बता दो, फिर लास्ट में काम की चीज तो है ही, बट केस स्टडी को सॉल्व करने के पहले तरीका बता दो जो बच्चे के काम का है। क्योंकि 2025-26 जो मेंस लिखने जा रहे हैं उनके लिए बहुत शॉर्ट टाइम बचा है और मैं यही बताने जा रहा हूं। सबसे पहले केस स्टडी जब सॉल्व करेंगे तो उसका सबसे बेस्ट तरीका फॉर्मूला है PSC ABIO, मतलब प्रॉब्लम, स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं, कॉज क्या क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या क्या है, और ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन की बात करते हैं, और बेस्ट सोल्यूशन क्या है, इंप्लीमेंटेशन और आउटकम। क्या मैं बोलने जा रहा हूं, कह रहे हैं सर आपने ये बोल दिया, समझ ही नहीं आ पाया। मैं आज इस फॉर्मूले को एक स्टडी में फिट करके धीरे धीरे आपकी चीजों में दिमाग में बैठा दूंगा। और ये तीन जो 7 शब्दों का एक पूरा का पूरा ये फॉर्मूला है, उसको आप दिमाग में कर लीजिए। मक्खन जैसी आपकी केस स्टडी सॉल्व होगी। जैसे PSC ABIO क्या है, प्रॉब्लम। सबसे पहले देखिए कि केस स्टडी में कौन सी समस्या देखने को मिल रही है। अब केस स्टडी सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये आइडेंटिफाई करिए कि ये केस स्टडी किस टॉपिक की है। जैसे ये पहली यूनिट की यूनिट 1 का सेगमेंट है, यूनिट 1 का सेगमेंट है, तो यूनिट 1 के सेगमेंट में जो जो टेक्निकल टर्म्स आप देखते हैं, जो भी एक क्लिष्ट वर्ड देखते हैं जो उस यूनिट की जान थी, वो दिमाग में बिल्कुल एक्टिवेट कर लीजिए कि मुझे इन्हीं शब्दों का, इन्हीं कीवर्ड्स का उस यूनिट के टेक्निकल टॉपिक के उस कीवर्ड्स का यूज करना है। ठीक है। जैसे पहली यूनिट जो है बच्चों, ये पहली यूनिट सिलेबस की है, उद्यमिता की अवधारणा और विकास, उद्यमिता की अवधारणा और महत्व। तो जो जो अवधारणा और महत्व में कौन कौन सी चीज, जो टॉपिक आपने जान रखे हैं, बस उसके कीवर्ड्स आपके दिमाग में रहना चाहिए। लक्षण, सिद्धांत, विशेषताएं, नवाचार का महत्व, फिर सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण, व्यवसाय योजना, ये जितने टर्म्स हैं, महिला उद्यमियों के सामने आने वाली कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ये सब कुछ आपके दिमाग में रहना चाहिए। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, जब ये शब्द आपके पास रहेगा, या यूनिट 2 की बात है, यूनिट 3 की है, यूनिट 4 की है, ये जो जो आप शब्द देख रहे हैं बस अपने दिमाग में रखिए और उन्हीं का यूज इसमें करना है। तो सबसे पहले देखना है, सबसे पहले P यानी प्रॉब्लम, समस्या क्या है कि स्टडी की पूरी आप एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार बहुत तेजी से केस स्टडी को पढ़ना है। क्या कॉपी में ही पेन चला देना है? तो स्ट्रिक्टली मैं मना कर रहा हूं, कॉपी में पेन मत चलाइएगा, क्योंकि वो मार्क अगर आपने कर दिया तो वो अलग से दिखेगा और कहीं ना कहीं फिर आपको उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। तो पेपर न्यूज आपका जो पेपर देता है, 2 से 3 पन्ने का पेपर मिलेगा, उसमें पेन चला सकते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई की समस्या क्या है, केस स्टडी की समस्या क्या है, आपने बस उसको अंडरलाइन कर लिया, समस्या को देख लिया, आइडेंटिफाई कर लीजिए। फिर देखिए कि उस केस स्टडी में हितधारक कौन कौन से हैं, पर्टिकुलर कौन कौन सा व्यवसायी है, शासन इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है, क्या इसमें कस्टमर भी प्रभावित हो रहा है, कस्टमर के साथ साथ अदर कौन कौन से लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं,
तो ये खास मैं बता दूं, ये केस स्टडी आपको एथिक्स में भी और इधर दोनों में काम आने वाली है। मैं पर्टिकुलर आज उद्यमिता विकास के सेगमेंट में बात करने जा रहा हूं। तो देख लीजिए हितधारक कौन कौन से। तो सबसे पहले ये दिमाग में हो गया कि मेरे लिए ये जो स्टेक होल्डर ये दिख रहे हैं, ये ही कुल मिला के पूरी की पूरी इस केस स्टडी में रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक, फिर देखिए कॉज क्या है, कारक कौन कौन से, ये पूरी पूरी जो समस्या देख रहे हैं इसका कारक क्या है, क्या ही इसका मेन कॉज क्या है, तो वो आइडेंटिफाई कर लीजिए। फिर देख लीजिए कि इस जो केस स्टडी में जब जब हम कोई काम करेंगे या कोई हमारे पास कंडीशन मिलेगी तो इसमें कौन कौन से बेस्ट विकल्प हैं, कौन कौन से बेस्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन हमारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, विकल्प कौन कौन से हमारे पास देखने को मिल रहे हैं कि ये किया जा सकता है, क्या ये किया जा सकता है। आप अपने दिमाग को जब ओपन करके रखेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। फिर बात करते हैं बेस्ट सोल्यूशन, कि बहुत सारे आपके पास विकल्प थे और उन विकल्प में बेस्ट विकल्प आपने कौन सा चुना, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सॉल्यूशन जब भी आप अपनी पीएससी का जब एग्जाम आपको देखने को मिलेगा और आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूला, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। पीएससी ABIO, प्रॉब्लम देखिए, स्टेक होल्डर देखिए, फिर कॉज देखिए, ऑल्टरनेटिव्स देखिए, बेस्ट सॉल्यूशन देखिए, फिर बेस्ट सॉल्यूशन के बाद उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, यानी उसका क्रियान्वयन कर दीजिए कि जो भी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है उसको कैसे कुछ एंटरप्रेन्योर ने या किसी IAS ऑफिसर ने कैसे इंप्लीमेंट कर दिया है, उसका क्रियान्वयन कैसे किया है, ये आपको करना है। और लास्ट में उसका परिणाम बता दीजिए कि परिणाम उसको कैसे देखने को मिला। मैं बोल रहा हूँ कि बड़े प्रफुल्लित मन से अगर आपने आज सीखने का मूड बना लिया, मैं बता रहा हूँ कि 12 से 15 नंबर का जुगाड़ आपने केस स्टडी में कर लिया। केस स्टडी की एक और चीज, क्या केस स्टडी पैराग्राफ में लिखनी चाहिए? जी नहीं, वो क्लियर कट, मैं आपको थोड़ा सा उसका फोटो आप दिखा देता हूं। केस स्टडी का सीधे सीधे रूल है, वो बोल रहा है कि मैं एक प्रश्न पूछूंगा 18 नंबर का। ठीक, अब 18 नंबर की कॉपी देख लीजिए बच्चों, तो देखिए उसने बोला है कि 1 2 3 4 5 6 लाइनें मिलेंगी और इसमें क्लियर कट बोला कि इस प्रश्न में केस स्टडी है जो 6 उप प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी सब क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसकी आदर्श शब्द सीमा 30 शब्द होगी। और मैं मान के चलता हूं कि हर लाइन में एमपीपीएससी एक लाइन का 5 शब्द का आदर्श लाइन बना के चलता है। तो 5 6 30 यानी 5 छक्का 30, 5 5 5 5 5। तो आप 6 या 4 पॉइंट लिख के या 5 पॉइंट लिख के, पॉइंट्स में क्यों लिखा जाता है? पॉइंट्स में इसलिए लिखा जाता है कि कॉपी केवल आप नहीं पढ़ रहे हो या आप लिख नहीं रहे हो, कॉपी सामने वाले को दिखानी भी है। जब चीजें लाइफ में पॉइंट्स में चीजें बताई जाती हैं, चाहे वो 10वीं की एग्जाम हो चाहे एमपीपीएससी की एग्जाम हो, तो ज्यादा सारगर्भित और सटीक तरीके से चीजें समझ में आती हैं। और याद रखिए, ये कॉपी जो है वो दिखाने वाला सेगमेंट है। ये बीजेपी में हमेशा बोल रहा हूँ या 6वीं बार बोलने जा रहा हूँ, बीजेपी और कांग्रेस में कांग्रेस हमेशा ही पीछे कर जाती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छा दिखाना जानती है, हम कॉपी को दिखाना जानते हैं, और हम दिखा देंगे उतने ही ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे और आपके नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। तो ये बात याद रखिए, ये पॉइंट्स में ही लिखना है, इसमें बिल्कुल आप मुगालते में मत रहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखना है। क्या केस स्टडी में क्या केस स्टडी के टॉपिक से हटकर कुछ चीजें लिखना है? जी नहीं, आपको उस यूनिट से संबंधित ही टेक्निकल टर्म्स का यूज करना है, आपको भावनाओं में नहीं बहना। मैं इसके पहले भी मैंने एक रील बनाई थी तो मैंने क्लियर कट बोला था, इमोशनल लोग ज्यादा प्रताड़ित होते हैं, प्रोफेशनल लोग हमेशा सक्सेसफुल देखने को मिलेंगे। तो आप एकदम प्रोफेशनल रहिए, जो पूछा जा रहा है वो लिखिए और टाइम का बाउंडेशन के साथ लिखिए और एग्जाम कंप्लीट करिए, सिलेक्शन लीजिए और भागिए यहाँ से। चलिए सबसे पहले आज हम दिखा देते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। एक केस स्टडी मेरे पास आई थी तो उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बड़े अच्छे मन से इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लाडली फूड्स इंदौर मध्य प्रदेश के एक सफल उद्यमी, महिला उद्यमी। सबसे पहले तो देख लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए कि भैया ये टॉपिक जो है वो महिला उद्यमी का है। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर का है। अब क्या है, श्रीमती अनीता शर्मा जी द्वारा स्थापित एक खाद्य प्रसंस्करण, तो ये इसमें अंडरलाइन कर लिए भैया, फूड प्रोसेसिंग इकाई है। अनीता जी ने पारंपरिक घरेलू व्यंजन के अपने ज्ञान, तो देख लीजिए भैया, ट्रेडिशनल जो उनका घरेलू ज्ञान था, ज्ञान और जुनून को एक सफल व्यवसाय में बदल दिया। उन्होंने छोटे स्तर पर अचार, मुरब्बा और मसाले बनाने की शुरुआत की, जिन्हें उन्होंने स्थानीय बाजार और मेलों में बेचा। धीरे धीरे उनकी गुणवत्ता और स्वाद ने लोकप्रियता हासिल कर ली और लाडली फूड्स आज एक प्रतिष्ठित ब्रांड बन गया। तो भैया हमारा ब्रांड वाला सेगमेंट भी हमने पढ़ा है लग रहा है, जो ना केवल एक पूरे मध्य प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में अपने उत्पाद की क्या कर रहा है, आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। अनीता जी की कहानी दृढ़ संकल्प, पारंपरिक ज्ञान और कुशल प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
और जिन्होंने या जिनसे जिसने न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया बल्कि अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। ये केस स्टडी पूरी की पूरी एक बार दो बार आप पढ़ लीजिए, साथ ही साथ कीवर्ड्स में अंडरलाइन कर लीजिए जो आपको पेपर मिले, ना कि कॉपी में। अब क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न देख लेना है। सबसे पहले प्रश्न देखना है, देखिए समस्या क्या है या क्या चीज आइडेंटिफाई करना है। प्रश्न बोल रहा है कि अनीता शर्मा जी ने लाडली फूड्स की शुरुआत किस प्रेरणा से की और उनकी शुरुआती व्यवसाय में मूल पहलू क्या है। जैसा प्रश्न है वैसे ही हमको उसको डिलीवर करना है। तो प्रश्न पूछा गया, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए कि शुरुआत की प्रेरणा पूछना है कि भैया इंस्पिरेशन कहां से मिली। एक, शुरुआती व्यवसाय मॉडल के मुख्य पहलू क्या क्या थे। तो चलिए हमको 30 वर्ड में 30 वर्ड्स में इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, हम पॉइंट्स में सॉल्व करेंगे। हमने कीवर्ड्स लगाए थे पहले, तो तत्काल एक लाइन में आपको लिखना है कि श्रीमती अनीता शर्मा ने लाडली फूड्स की शुरुआत कई प्रेरणाओं से की जो कि निम्नांकित है या अधोलिखित है। पहला पॉइंट हमने जो पहले भी डिस्कस किया था और अंडरलाइन किया था, जो लिखा हुआ है कि स्टडीज वहीं से ही चीजों को हमने उठाना है। क्या करना है, हमारे उन्होंने पारंपरिक घरेलू व्यवसाय, तो उनका प्रेरणा का स्रोत क्या था कि जो उनके पास यूएसपी थी, जो पुराना ज्ञान हमारे नाना नानी और जो पुराने जितने व्यवसाय, जो हमारे दादा दादी हैं, सब अपने पुराना ज्ञान जो अपने उन्होंने पुरानी पीढ़ियों से ली थी, वो कहीं ना कहीं जैसे अचार बनाने का है या कटहल की सब्जी बनाने की रेसिपी है, आप यूनिक टेस्ट देखने को मिलेगा कि यार नानी के हाथ की बनाई हुई दाल जो का टेस्ट है वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बस यही चीज डिफरेंट कर रही है। और उसको क्या किया, पुराने ज्ञान को इनोवेशन का तड़का लगाकर मार्केट में चीजों को सेल आउट कर दिया। बस यही चीज यूएसपी बन जाती है ना। आप माँ की रसोई की बात करते हैं, अपना स्वीट्स की बात करते हैं, सब अपनी यूनिकनेस के साथ फेमस है। और क्या किया उन्होंने, अपने पुराने ज्ञान को उठाया। केएफसी की बात कर लेते हैं, बस उन्होंने अपने ज्ञान को उठाया, इनोवेशन का तड़का लगाया, चीजों को सेल आउट कर दिया। बस यही करना है। तो उन्होंने क्या किया, पारंपरिक घरेलू व्यवसाय व्यंजनों को अपने ज्ञान और जुनून को एक सफल व्यवसाय में बदल दिया। बस हम भी यही शब्द लिखेंगे। क्या, पहला पॉइंट कि पारंपरिक ज्ञान व्यंजन के ज्ञान को संरक्षित करना है। तो पहला व्यवसाय की प्रेरणा क्या की कि जो उनका पारंपरिक जो व्यंजन का ज्ञान था, न केवल उन्होंने उसको कंटिन्यू किया बल्कि प्रिजर्व रखा है, उसको संरक्षित कर रखा है। अगली प्रेरणा क्या थी कि भैया जब भी कोई आदमी व्यवसाय करता है तो केवल देश की सेवा करने के लिए नहीं करता है, वो कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ भी जुड़े होते हैं। क्योंकि ये महिला उद्यमी है, तो याद रखिए जब भी कोई महिला काम करने की कोशिश करती है तो ये दिमाग में जरूर रहता है कि भैया मैं फाइनेंशियली रूप पे मैं इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करूंगा। तो आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना भी एक प्रेरणा का एक प्रमुख स्रोत देखने को मिला। फिर नई प्रेरणा क्या कि भैया जो उनका जुनून था, जो उनका पैशन था, उसी को उन्होंने व्यवसाय में कन्वर्ट कर दिया। बस, तो जुनून को व्यवसाय में बदल देना। और जब याद रखिए जो आपका पैशन है, जैसे ब्लॉगिंग करना आपका पैशन है, और अगर वही इनकम का सोर्स हो जाए तो जिंदगी में स्वर्ग ही है ये। आप अगर पेंटर हैं और पेंटर ही आपकी इनकम हो जाए, आपकी पेंटिंग 15-15, 10-10 लाख रुपए में बिकना चालू हो जाए, तो क्या है, फिर जिंदगी स्वर्ग है। इस आपको इस दुनिया से हटकर स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप पैशन में जो चीज करते हैं और आपका ही प्रोफेशन बन जाता है, फिर आपको थकान नहीं होती। और थकान नहीं होती, इससे आपका काम हमेशा आपको इंजॉय करते हुए करते हो। फिर आपकी इनकम तो सबऑर्डिनेट अलग चीज हो जाती है, सब पार्ट हो जाता है। आप इंजॉय आपका प्राथमिक होता है और उससे इनकम का सोर्स भी बना रहता है। तो ये आपके लाइफ का है, से भी जुड़ी हुई चीजें। तो जुनून को व्यवसाय में बदलना। फिर क्या हुआ कि लोकल, है ना, वोकल फॉर लोकल, या लोकल से चीजों को ग्लोबल। तो स्थानीय स्तर पर क्या किया उन्होंने, चीजों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश की। जैसे ही चीजें चलने लगी तो स्थानीय स्तर पर उन्होंने क्या किया, रोजगार के अवसर भी पैदा कर दिए कि भैया ना केवल मेरा ब्रांड चलेगा बल्कि मैं कई लोगों को अपने इस व्यवसाय के थ्रू रोजगार भी दे पाऊंगी। ये बेस्ट तरीका था और यही उसकी प्रेरणा का कारण बना। नेक्स्ट हम फट से इसको क्या किया, नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि व्यवसायिक मॉडल के मुख्य पहलू क्या क्या थे। तो तत्काल देख लीजिए भैया मॉडल के को क्या क्या पहलू, तो वही केंद्रित करना है, पारंपरिक घरेलू व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना है। और सबसे बड़ी बात, जब भी व्यवसाय करेंगे या उद्यमी बनने की कोशिश करेंगे तो हम बड़े लेवल पे नहीं करेंगे, सबसे पहले छोटे स्तर पर उत्पाद करेंगे, जिससे आगे हम लोकल लेवल पर लोगों का भरोसा जीत लें। फिर ग्लोबल लेवल पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम भरोसा जीत जाएंगे। सबसे बड़ी बात
कि स्थानीय बाजार और मेलों को प्रत्यक्ष बिक्री करेंगे, जिससे ये समझ में आए कि चीज़ें सही है या नहीं है। प्रॉपर रिव्यू भी प्राप्त कर लेंगे, तो ये भी पहलू देखने को मिलेगा। फिर क्वालिटी पर भी जोर देंगे कि हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखें। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन हाई हो गया तो हम अपनी क्वालिटी को खराब कर दें, नहीं, क्वालिटी आज भी आप जॉली एलएलबी देखेंगे तो जॉली एलएलबी में यही बोलता है ना कि प्रमोद माथुर और पेप्सी अपना फार्मूला किसी को नहीं बताता। बस यही तरीका इसमें है कि आप अपनी क्वालिटी बना के देखिए। जैसे अगर आप डोमिनोज जाएंगे तो डोमिनोज और बहुत सारे पिज़्ज़ा वाले में डोमिनोज में क्या अंतर है? फार्मूला का ही अंतर है दोस्त। वो बड़े कैलकुलेशन के साथ पूरे जितने मसाले हैं उनका उपयोग करते हैं और उसके बाद आपको टेस्ट एकदम पूरे भारत में यूनिक मिलेगा। क्यों? यही अंतर है दूसरे में और इनमें, और यही गुणवत्ता जब मेंटेन कर लेते हैं तो बड़ा ब्रांड बन जाता है। फिर व्यक्तिगत संपर्क, 1 to 1 कनेक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड कनेक्शन होता है और यही विश्वास का निर्माण करता है। तो ये पहलू देखने को मिलेंगे और ये सब जो कीवर्ड्स हैं बच्चों यूनिट 1 में आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाडली फूड्स को अपने शुरुआती विकास चरण में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो भैया चुनौतियों की बात करते हैं तो हमने चुनौतियां पहले भी देख ली थी कि भैया क्या क्या देखने को मिलेगा। ये छोटी छोटी चीजें आपके चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए, जब भी आपने यूनिट 1 पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा कि किसी व्यवसायी के काम करने के पहले कौन कौन से चैलेंज देखने को मिलता है। तो सबसे पहले उसके पास फाइनेंशियली आपको चैलेंज देखने को मिलेगा, तो वित्तीय संसाधन की चुनौती देखने को मिलेगी। फिर अगर आपके पास जैसे तैसे आ गया तो भैया प्रोडक्शन की मशीन कहाँ से आएगी, फिर लोग कहाँ से आएंगे, तो भैया उत्पादन और संचालन का प्रबंधन, ये भी एक चैलेंजेस है। फिर जैसे तैसे हमने चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया, मगर अब उसको मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसको किस तरीके से बेचेंगे कैसे, तो भैया बेचना और ब्रांडिंग ही भी एक समस्या है कि उसका ब्रांड का नाम क्या करेंगे, पैकेजिंग कैसे करेंगे, चीज़ों को सेल आउट कैसे करेंगे, पूरी सप्लाई चेन को कैसे मैनेज करेंगे। तो ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर सबसे बड़ी बात कि अगर हमने अचार का काम कर दिया, मुरब्बा का काम करते हो, तो इस सेगमेंट में बहुत सारे ब्रांड हैं, न्यूलॉन्स भी है, राम जी है, या आरएमडी है, बहुत सारे आरएमडी है या एमडी नाम से, एमडी सन्स नाम से, इस प्रकार के बहुत सारे ब्रांड हैं। तो कैसे टक्कर देंगे, ये भी चैलेंज देखने को मिलता है। फिर सबसे बड़ी बात, शासन के द्वारा जो एक लाइसेंस दिया जाता है पर्टिकुलर, या अब हमको इस टर्मिनोलॉजी के बारे में ही नहीं पता है, तो एक महिला उद्यमी के तौर पर उनको नहीं पता होता, तो पता चला कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया और इसी बीच में स्ट्राइक आ गई, नगर निगम से आ गई कि नहीं भैया आपने तो इस चीज़ का लाइसेंस नहीं लिया। तो लाइसेंस और ये प्रॉपर अथॉरिटी का या नियामक का अनुपालन करना भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर सबसे बड़ी बात, सब चीज़ें हो गई, सब कुछ हो गया, अब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो परिवहन की समस्या है, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ये पूरा का पूरा गुड्स कैरियर वाला जो चैलेंजेस है, तो ये सब कुछ चैलेंजेस जो कि यूनिट 1 में आपने पढ़ रखा है, सब आप इसमें 30 शब्द में चिपका दीजिए, आपका आंसर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, इसी में ही है कि इन चुनौतियों को कैसे उन्होंने इसको सॉल्व किया, इसका समाधान क्या है। तो वही जो समस्या था उसी का इसका समाधान बता दीजिए। तो अपनी क्या किया, पैसे के लिए उन्होंने बचत का, जो भी उन्होंने स्मॉल अपनी सेविंग की हुई थी उन्होंने उठाया और उसको धीरे धीरे निवेश इन्वेस्टमेंट कर दिया। हमने मार्केट से, जब अगर हमको वित्तीय संसाधनों की समस्या थी तो हमने बैंक से पैसे नहीं लिए, हमारी जो सेविंग थी, स्मॉल सेविंग थी, उसको उठाया और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्यों? अगर लगाओगे नहीं तो कमाओगे नहीं, तो बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। परिवार और मित्रों से समर्थन प्राप्त किया कि भैया जो चीज़ें मैं कर रही हूँ क्या इसमें चैलेंजेस तो नहीं आएंगे, या कुछ लोग बोलते हैं कि मैं भी पैसा मिला दूंगा यार, चिंता क्यों कर रहे हो, तो ये भी एक चीज़ें देखने को मिलेगी। फिर क्या कहें, गुणवत्ता और स्वाद पर ध्यान केंद्रित किया। उनने बोला कि भैया चाहे हम कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे मिट जाएंगे, मगर क्वालिटी के साथ समझौता नको मतलब बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ये भी देखने को मिलेगा। फिर क्या है, सबसे अच्छी तरीका है, महिलाओं में एक यूएसपी होती है, लोगों से कनेक्शन बहुत जल्दी बना लेते हैं। इसलिए देखिए पुरुष थोड़ा सा इसमें पीछे हो जाते हैं, महिलाएं फटाफट कनेक्शंस बना लेते हैं। आप देखेंगे कि हमारी मम्मा होंगी या आपकी मम्मा होंगे, तो आप गली मोहल्ले में भैया छोटे छोटे किटी पार्टी होती है या भजन मंडली होती है, तो बहुत जल्दी फटाफट कनेक्शंस बन जाते हैं। तो ये नेटवर्किंग, स्थानीय स्तर पर नेटवर्किंग, इसी चीज़ का नेटवर्किंग का फायदा है। जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है उसी को ही यूएसपी बना लीजिए, अब बम बम हो जाएगा काम, महाकाल, जय श्री महाकाल हो जाएगा। यही काम करना है। फिर स्थानीय योजनाएं, जो शासन की सरकार की योजनाएं हैं उसका फायदा लेना है और उसका बेटर यूटिलाइज करके लोन लेके और वापस चुका देना है, आपका काम आसान हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हमको क्या करना है, जो भी
समय रहते जो भी इसमें जो प्रोफेशनल लोग हैं वही माइंडसेट को अडॉप्ट करना है। तो कोई कोई वर्कशॉप भी आप अटेंड कर सकते हैं, जो भी सेमिनार्स होते हैं वो भी अटेंड करें और इस चीज़ को प्राप्त करके इस चुनौतियों का समाधान प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली फूड्स के सफल विस्तार और ब्रांड बनने के पीछे कौन कौन सी टेक्निक्स थी, रणनीतियां थी? तो भैया तुरंत बता दीजिए रणनीति क्या क्या है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो यूनिट में आपने पढ़ रखा है बस वही लिखना है। सबसे पहली टेक्निक, गुणवत्ता और प्रामाणिकता पर ऑथेंटिसिटी बनी रहनी चाहिए, क्वालिटी बनी रहनी चाहिए, इस पर ही उनका फोकस था। नेक्स्ट फोकस चीज भी था कि उत्पाद की विविधता, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। कैसे कि हम अचार बना रहे हैं तो अब मुरब्बा भी बना देंगे, अचार में भी कई प्रकार का बना देंगे, गाजर का अचार है, मूली का अचार है, नींबू का अचार है। तो इसमें क्या है कि एक ही ब्रांड रहेगा मगर मल्टीपल अलग अलग प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो क्या है बिकना चालू हो जाएगा। और जब चीज़ों को कस्टमर को आप ज़्यादा सुविधा देते हैं, तो आप सुविधा नहीं दे रहे, उसको आप अपने व्यवसाय को फलित फूलित भी कर रहे हैं, तो ये आपको फायदा देखने को मिलेगा। फिर क्या करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, बीजेपी वाला काम, भारतीय जनता पार्टी वाला काम। ना केवल काम नहीं करेंगे, उसकी बढ़िया तरीके से पैकेजिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, बार बार बताएंगे भैया मेरा वाला जो अचार है ना दुनिया का सबसे बेस्ट अचार है। आप इसको जो मैं बता रहा हूँ इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्लाइंग बीस्ट, एक चैनल है फ्लाइंग बीस्ट, देखिएगा। वो पायलट थे, उन्होंने रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने घी का व्यवसाय किया, फिर धीरे 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 प्रोटीन शेक का काम किया। अब लाइन से उन्होंने प्रोडक्ट निकालना चालू कर दिया, तो बढ़िया तरीके से पैकेजिंग कर दिया। उन्होंने बताया, ब्रांडिंग किया कि भैया ये जो घी बनाने की प्रोसेस है एकदम ऑर्गेनिक है, हम कंडे से प्रॉपर तरीके से उसको चूल्हे में जलाते हैं, प्रॉपर तरीके से मक्खन बनाते हैं, और इस तरीका का वीडियो बनाया, दिखाया, और चीज़ें एकदम नेक्स्ट लेवल पे सेल आउट होती हैं। तो ये ब्रांडिंग पे काम करना है, प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग करना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, तो सोशल मीडिया का उपयोग करना है। फिर नेटवर्क की कैसे प्रॉपर तरीके से चैनल बना रहे कि एक बार हम चीज़ों को लगा दें और फिर प्रॉपर तरीके से नेटवर्क बन जाए और चीज़ों को सर्कुलेशन हमारा प्रॉपर बना रहे, तो वितरण का नेटवर्क बनाना है। फिर ग्राहक की प्रतिक्रिया, तो प्रॉपर फीडबैक भी लेना है कि भैया चीज़ें हमारी कैसी आ रही हैं, समय समय पर फीडबैक कैसे ऑनलाइन माध्यम से भी ले सकते हैं, ऑफलाइन माध्यम से भी ले सकते हैं, या रैंडम किसी बच्चे से बात करके, किसी कस्टमर से बात करके भी आप चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो फिर यही रणनीति, उत्पाद प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, विपणन और मानव संसाधन प्रबंधन, गुणवत्ता और ये आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ये पूरी की पूरी रणनीति थी। और इसी रणनीति पर काम करके अपने ब्रांड को उन्होंने सबसे बेस्ट बना लिया। श्रीमती अनीता शर्मा की नेतृत्व शैली की प्रमुख विशेषताएं, भैया आपने की स्टडी में पढ़ी होगी कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो भैया सबसे पहले दृढ़ संकल्प, विल पावर और अपना पैशन पर फोकस करना। फिर पारंपरिक मूल्यों को क्या करना, उसी को ही क्रिएटिविटी के साथ मार्केट में उतार देना। तो आधुनिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, क्रिएटिव सोच, इनोवेशन, इस पर भी काम करना है। सहभागी और समावेशी दृष्टिकोण कि नहीं केवल मैं नहीं, सब कोई आगे बढ़ेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका हित होना चाहिए, बस इसी पर काम किया और ये चीजें बहुत अच्छी कर पाए। फिर ग्राहक केंद्रित कि नहीं मैं जिस प्रोडक्ट को बना रही हूँ वो उसका मेन जो बिंदु है, सबसे मेन फोकस बिंदु है वो हमारा ग्राहक है, ग्राहक को खुश करना ही हमारे लिए ईश्वर की पूजा करने के बराबर है। तो ग्राहक केंद्रितता। फिर नैतिकता, ईमानदारी कि नहीं हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, तेल एक नंबर का होगा, अगर हम राई यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें, या अचार यूज़ कर रहे हैं तो बेस्ट क्वालिटी का आम यूज़ करेंगे, और उसमें गाजर यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे का नींबू यूज़ करेंगे, जिसमें क्वालिटी नहीं खराब होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी ईमानदारी ही सबसे बड़ी, सबसे यूएसपी बन जाती है और लोग आपकी ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। जैसे आप मिठाई के लिए जाएंगे तो अग्रवाल स्वीट्स फेमस है, क्यों? अग्रवाल मतलब क्वालिटी, ये चीज़ें फिट रहती है दिमाग में, तो इस क्वालिटी को ईमानदारी के द्वारा स्टैंप लगा सकते हैं। फिर लगातार सीखना और अनुकूलन की क्षमता, की लगातार देखना है कि भैया क्या नया कर सकते हैं, क्या है। अगर दी हुई समस्या, जैसे ऑनलाइन का सेगमेंट आ चुका है तो ऑनलाइन में तत्काल शिफ्ट हो गए। जो लोग अपनी क्वालिटी को समय के हिसाब से चेंज कर लेते हैं वही मार्केट में बने रहते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल बहुत सारे आपको ब्रांड देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, भविष्य में लाडली फूड्स के विकास और विस्तार के लिए क्या क्या संभावित अवसर और चुनौतियां हो सकती है। तो भैया आगे आप इधर अवसर लिख दीजिए और इधर चुनौती लिख दीजिए, तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अवसर क्या है, मैंने डिस्कस किया था, ऑनलाइन बिक्री, ई कॉमर्स। भैया फ्लिपकार्ट के साथ जोड़ सकते हैं, अपना खुद की वेबसाइट एप्लीकेशन बना सकते हैं, अमेजोन से चीज़ों को सेल आउट कर सकते हैं, किसी
इन्फ्लुएंसर से आप चीज़ों को सेल आउट करवा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं, अब आपका ब्रांड बहुत हो गया है तो भैया इसको क्या कर सकते हैं, लोकल से ग्लोबल बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या होगा, स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति भी बढ़ती जागरूकता। आजकल क्या है, पूरी दुनिया ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का गाना गा रही है, तो इसमें थोड़ा ऑर्गेनिक का तड़का लगा दिया कि भैया ये ऑर्गेनिक अचार है, इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं किया है, केमिकल फ्री अचार है। इससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और चीजें सब महंगे दाम पर भी खरीदने को रेडी है। जो नॉर्मल अचार 120 का, अगर आप उसको 320 में बेचेंगे तो लोग अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, तो इस चीज़ पर फोकस करते हैं। तो वो आप इस चीज़ को थोड़ा सा तड़का लगा देंगे देसीपन का, ऑर्गेनिक चीज़ का, तो आपका चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे सेल आउट होगी। सरकारी समर्थन और प्रोत्साहन, शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उसका फ़ायदा लीजिए और शासन को भी प्रमोट करिए कि शासन के द्वारा चीज़ें प्राप्त की थी और आज हम यहाँ पहुँच गए, तो ये प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा। फिर क्या करना है, पर्यटन और स्थानीय उत्पादों की मांग। तो भैया देखिए सबसे पहले कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ से चीज़ें हो रही हैं, ये इसको वहाँ प्रॉपर तरीके से वहाँ एस्टेब्लिश करिए। जैसे उज्जैन में चीज़ों को कर सकते हैं, कि इससे भी आपकी चीज़ें सेल आउट हो सकती है। क्यों? क्योंकि फॉरेन के लोग आ रहे हैं, बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं, ये चीज़ों को देखते हैं, तो चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली बड़े लेवल पे मार्केटिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनौतियां क्या है। तो भैया सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सेम सेगमेंट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का आपको प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी को क्या रहता है, जब हाई लेवल पे प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो ही जाती है। ये कॉम्प्रोमाइज का जो इशू है वो सबसे बड़ा इशू है। फिर भैया जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की है, आपूर्ति खाद्य प्रबंधन या श्रृंखला जो है, ये आपूर्ति श्रृंखला, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि भैया कभी ना कभी ये चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है, डिमांड तो ज़्यादा है, सप्लाई नहीं हो पा रही, इससे भी आपका नाम खराब हो जाता है। फिर है तकनीक का उन्नयन। पता चला कि आपने हाथ से ही बनाने का सेगमेंट चालू हुआ कि नहीं, अचार मुरब्बत अपने हाथ से बनाएंगे नहीं, अब जब हाई लेवल की डिमांड आ चुकी है तो आपको क्या करना है, आपको तकनीक का उपयोग करना है। आप मशीन का उपयोग कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली पैकेजिंग पे रोबोटिक मशीन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्शन हाई हो जाए और क्वालिटी भी बढ़। फिर शासन के नियमन का और खाद्य सुरक्षा का पालन करना है, फूड सेफ्टी एक्ट का प्रॉपर तरीके से पालन करना है, तो ये भी ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास लेबर ऐसा बिना स्किल वाला नहीं होना चाहिए, स्किल के साथ वाला होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से चीज़ों को आप बहुत अच्छे से डील कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाडली फूड्स की सफलता की कहानी से अन्य इच्छुक महिला उद्यमी हैं तो क्या आप इसमें सबक सीख सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या सबक हो सकता है। तो पहले अपने जुनून और ज्ञान को पहचानना है। नेक्स्ट, छोटे व्यवसाय से स्टार्ट करना और धीरे धीरे एक्सपांड करना है। फिर अपनी गुणवत्ता और प्रामाणिकता पर ध्यान देना कि भैया क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। ग्राहक को प्रॉपर उससे फीडबैक लेते रहिए, जिससे ग्राहक से संबंध आपके बने रहेंगे। फिर है प्रॉपर धैर्य रखिए। क्यों? क्योंकि व्यवसाय आपकी परीक्षा भी लेता है कि आप इसके लायक हो या नहीं हो, तो प्रॉपर धैर्य बनाकर रखना है, जिससे आपका काम बना रहेगा। फिर नेटवर्किंग भी मेंटेन रखना है। फिर लगातार सीखना, क्विक लर्नर रहना चाहिए कि जो चल रहा है मार्केट में ट्रेंड में बने रहिए, हमेशा आप बने रहेंगे, नहीं तो आउटडेटेड हो जाएंगे। फिर वित्तीय रूप से समझदार बनिए, अपनी ताकत पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो आपकी यूएसपी है वही दुनिया में आपको दुनिया से अलग करेगी, तो ये भी काम करना है। दूसरों को प्रेरित करते रहें, कुछ ना कुछ मोटिवेशन दे रहे हैं और धीरे से प्रोडक्ट लॉन्च कर दीजिए। यही काम क्या किया बाबा रामदेव ने किया, देसीपन का तड़का लगाया और आपको मोटिवेशन दिया कि नहीं आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और धीरे से पतंजलि को पेश कर दिया और चीजें सेल आउट हो गई। इसी तरीके से आप केस स्टडी को सॉल्व करेंगे तो आपकी केस स्टडी बेहतरीन हो जाएगी, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। और चैंपियन स्क्वायर हर कदम में आपके साथ है। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं कि चैंपियन स्क्वायर यानी गुणवत्ता, अपना कमिटमेंट, और सबसे बड़ी बात छात्रों का मतलब छात्रों के लिए जो होना है ना, सर्वाधिक सोचने वाला संस्थान। हमेशा यही सोच रखता है कि छात्रों के लिए क्या बेटर हो सकता है। मुझे याद आया कि नहीं, अभी बच्चे केस स्टडी को लेकर परेशान है, तो क्यों ना वीडियो बना दिया जाए। ये कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, मगर हमारा ये मानना है कि छात्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। बस हमारा यही सोच एक दिन आपको बहुत अच्छा अधिकारी बना देगा। गांव से देख रहे हैं, शहर से देख रहे हैं, 10 बाई के 10 के रूम से देख रहे हैं, मगर आप मान के चलिए ये वीडियो आपके लिए कुछ अगर अच्छा करे तो जरूर इसमें कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।